हाँ जी, अब देखिए, अब जो यहाँ लिखे गए हैं बेसिकली, अब जो लिखे गए हैं वो क्या लिखे गए हैं। सबसे पहले हमने जो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, जो उसका स्कोप है, उसके बारे में हमें इसमें बात करनी है। कुछ 5 पॉइंट्स करके लिखे हैं, उन 5 पॉइंट पे एक एक करके बात करते हैं। तो आप यहाँ पे इनको सुने, क्योंकि कई बार सुनी हुई बातें दिमाग में छप जाती हैं, तो इसलिए सुने ध्यान से। वैसे मेरे पास एक बुक है और मैं थोड़ा सा उसके साथ भी इसको थोड़ा सा कनेक्ट करता रहूँगा साथ के साथ, ठीक है। तो कहता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से जो पहला स्कोप है या जो पहला क्षेत्र है वो है थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा और है, मैं बताऊँगा क्या है अभी। कि थ्योरी ऑफ इनकम मतलब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र है, आपको वहाँ इनकम मतलब कि नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आउटपुट, आउटपुट का यहाँ सेंस क्या है, जो प्रोडक्शन होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो कि रोजगार है। तो यह आय, उत्पादन तथा रोजगार के सिद्धांतों को भी हमें बारी बारी सिखाता है। और आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा ये भी है कि आप यहाँ पे इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के लिए भी थोड़ा सा इसमें जाने वाले हैं। तो कहता है कि थ्योरी ऑफ इनकम, तो अगर मैं बहुत छोटी सी बात करूँ तो ये इनकम कैसी हो जाती है, ये आपके देश के लेवल पे इनकम हो जाती है, ये नेशनल इनकम हो जाती है। जब वो आउटपुट की बात करता है तो आपका जो प्रोडक्शन है, ये इंग्लिश वालों के लिए बेसिकली, मैं भी हिंदी पे जाऊँगा, ठीक है। जो आपका आउटपुट और प्रोडक्शन पे है, और एम्प्लॉयमेंट सबको पता है रोजगार है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा और ब्रेक करें तो इन्होंने इस चीज़ को भी 2 हिस्सों में तोड़ रखा है। सबसे पहले तोड़ रखा है इन्होंने इस चीज़ को कंजम्पशन के लिए। किस चीज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए। अब ये चीज़ें ना कनेक्ट होने वाली हैं। अभी जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय का प्रवाह पढ़ेंगे, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च होता है, वो जो एक चक्र है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब ज़रा सा सोचो, कंजम्पशन करता है एक कंज्यूमर, एक कस्टमर, एक मतलब जो बेसिकली मैं कह सकता हूँ जो उपभोक्ता होता है, बेसिकली जो कौन होता है, उपभोक्ता होता है, वो कंजम्पशन करता है। और कंजम्पशन किसका करता है, ये जो तैयार होकर आता है ना, जो आपका उत्पाद, जो आपका उत्पादन है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए मैं दोनों को मर्ज करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि पहले मैं इंग्लिश में बता दूँ फिर मैं हिंदी बताऊँगा, तो मैं दोनों को जोड़ता हूँ। कंजम्पशन हो गया जो आप उपभोग करते हैं बेसिकली, उसके लिए। तो मैं उत्पादन को यहाँ पे बेसिकली उपभोग से भी दिखा सकता हूँ। हम ध्यान रहे, जब भी किसी चीज़ का, हम किसका उपभोग करते हैं, हम उपभोग करते हैं जो हमने उत्पादन किया, जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया। जो उत्पादन हमने उत्पाद किया, जिस उत्पादन का हमने उत्पाद किया, जो वस्तु हमने अपने कंजम्पशन के लिए, अपने उत्पाद के लिए बनाई है, उसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, ताकि अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे हमें संतुष्टि मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके। उसके बाद मेरे भाई यहाँ एम्प्लॉयमेंट शब्द लिखा हुआ, रोजगार शब्द लिखा हुआ, बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम नौकरी करते हैं तो हम नौकरी में सबसे पहले उत्पादन ही करते हैं। एक महीना हम मेहनत करते हैं या फिर पूरा दिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके शाम को आते हमारे हाथ में क्या आता है, पैसा आता है। वो हमारी क्या है, इनकम है, वो हमारी क्या है, आय है। ये एक चक्र है। देखिए इसके लिए पूरा पढ़ाया जाएगा, तो सिर्फ आप अगर इसको सुन भी लेते हैं तो भी इसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सब्र के साथ बैठे, पढ़ाया जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो राष्ट्रीय आय का प्रभाव उस कंसेप्ट में है। और दूसरा होता है मेरे भाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बहुत प्यार से देखें तो ये निवेश की तरह है कि आप जो अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं, ये उनको तोड़ता है। तो हमें यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, बल्कि वेस्टी माइक्रो इकोनॉमिक्स के उसमें एक जो कंज्यूमर से रिलेटेड छोटी मोटी बातें हैं उसमें सिखाया गया है। इन्वेस्टमेंट है ये चीज़ अभी, और अभी जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चलेंगे हम, अभी इसमें आगे चलेंगे तो इनको वहाँ पे देखो, ये क्षेत्र है ना उसका, ये बेसिकली ये हमें सीखना है, ये इसके बारे में जानना है, इसके तो इन सभी के बारे में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ अपने आप में एक विषय है, एक टॉपिक है, ठीक, उस पर बात करेंगे। दूसरा कहता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ प्राइस एंड इन्फ्लेशन, कीमत का सिद्धांत। किस चीज़ की कितनी कीमत है, कब ज़्यादा है, कब कम है, ठीक है। कब आप उसको रियल की तरह ट्रीट करेंगे, कब आप उसको नॉमिनल की तरह ट्रीट करेंगे। तो प्राइस या इन्फ्लेशन, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, बल्कि इनके ऊपर ऐसा फील होगा कि यार जो सर ने कहा था कि जो प्राइस या इन्फ्लेशन है, इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो हम यहाँ पे इसके स्कोप में प्राइस और इन्फ्लेशन, ये महंगाई है और ये कीमत है, तो कीमत का सिद्धांत पढ़ेंगे। आर्थिक विकास का सिद्धांत, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम यहाँ पे ये बहुत जानने को मिलेगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो किस तरीके से ग्रो करती है।
हम जब उसमें नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, ठीक है, जब हम उसकी राष्ट्रीय आय निकालना सीखेंगे तो उससे भी हमें ये पता चलेगा कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो उसका आर्थिक विकास है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, वो हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, फिर यहाँ लिखा हुआ है कि इससे पहले मैं इसको पढ़ूंगा ट्रेड साइकिल से पहले, यहाँ लिखा हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रहे, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ये फैक्टर पेमेंट से रिलेटेड होता है, ये फैक्टर पेमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये रिलेटेड होता है फैक्टर पेमेंट से, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। पर भाई फैक्टर पेमेंट का मैं आपको एक बार मतलब बता दूं, आप हिंदी वाले भी इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कहता है कि वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत, वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत, और वहाँ है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या बांटते हैं, हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के बीच में। ये मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दोबारा बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्टर पेमेंट क्या, इसका हिंदी में कैसे लिखते हैं, कि हम इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये सब हमें अभी और बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैक्टर पेमेंट से ही रिलेटेड है ये। फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं कि जो हम, जिन्होंने मार्केट में मान के चलो अपनी लेबर दी हुई है, अपनी लेबर दी हुई है, तो उनको दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलती है, सैलरीज मिलती हैं, ये एक तरह का फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। उसके अलावा जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड जिसको कह सकते हो, ज़मीन का एक टुकड़ा, ऐसे लोग किराया कमाते हैं, बहुत है, रेंटल इनकम है लोगों की, जो किराए के माध्यम से लोग अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं, अपनी लाइफ को वो चला रहे हैं। इसके अलावा फिर इसमें हमारा मैंने अभी बोला कि वेजेस एंड सैलरीज हो गया, जो दिहाड़ी मजदूरी है वो हो गया। उसके अलावा फिर हमारी रेंटल इनकम होगी, जो किराया वगैरह है, रेंट वगैरह हो गया, ठीक है। फिर जिन लोगों ने मार्केट में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने कैपिटल पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है, वो लोग इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, ये लोग किसके पीछे चलते हैं, बेसिकली प्रॉफिट के पीछे चलते हैं। तो यही सब है फैक्टर पेमेंट्स। तो इसके बारे में भी अभी मतलब डिटेल में बहुत पेट भर कर डिस्कशन है, बस थोड़ा सा बिलीव करें, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि हम आपको कहाँ तक ले जाएंगे, जिसमें आपका 12वीं में आप 11वीं 12वीं आप जिस भी उससे हों, आप ग्रेजुएशन में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, आपको संतुष्टि मिले, पूरा सेटिस्फाई होंगे। चलिए, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। अब बात करते हैं कि ट्रेड साइकिल है क्या। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी, ये मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड साइकिल का, कि ये रिलेट करता है, जो ये जुड़ा हुआ है, ये किसी तरीके से कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें बदलाव आता रहता है। जो हमारे आर्थिक कार्यक्रम होते हैं ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे आर्थिक से, और एक्टिविटीज़ का मतलब है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये रिलेट करता है, ये कहता है कि जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इन फ्यूचर जब आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा तो इसके माध्यम से हमें रोज़गार मिलेगा, आपके प्यार से हमें रोज़गार है, ठीक है। तो ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम किसी बच्चे को फ्री पढ़ाते तो ये सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक कार्य है। तो हम जो आर्थिक कार्य करते हैं, उस आर्थिक कार्य में जो बदलाव आता रहता है, उस आर्थिक कार्य में जो बदलाव आता रहता है, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो मेरे भाई ये जुड़ा हुआ होता है किससे, ट्रेड साइकिल से, या फिर मैं कह सकता हूँ व्यापार चक्र से। क्योंकि कोई चीज़ कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। या फ्लक्चुएशन का मतलब है कि बदलाव होते रहते हैं, या फिक्स्ड का मतलब है स्थिर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मतलब जो बदलती रहती हैं, जो ये इनका जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, बदलाव आता रहता है, हमारी आर्थिक जो क्रियाएं हैं या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सिखाता है हमें ट्रेड साइकिल। तो ये चीज़ भी आगे को देखने को मिलेगी खूब अच्छे खासे लेवल पे। तो ये इसके कुछ स्कोप हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो स्कोप डन हुए, हमारे क्षेत्र पूरे हुए। ध्यान रहे, मैं एक बार और बता दूं, तो इनको हम बारीकी से अभी जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें खूब अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चीज़ को खूब अच्छे तरीके से पिक किया जाएगा और उस पर लगातार मेहनत की जाएगी। अब बात करते हैं डिमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारी समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ दोष हैं, कुछ सीमाएं हैं इसकी। ये हर तरह पे हो सकता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ दोष रह जाता हो, या कुछ हमारी भी सीमाएं हैं, ठीक है, उसमें आप लोग हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो एक एक पे बात करते हैं, बारी बारी डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी इसमें और भी कुछ है जानने के लिए। तो कहता है कि ऑन एक्ट विच इज बेनिफिशियल, an act which is beneficial for an individual may prove to be harmful for the economy as a whole।
नहीं आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया, चलो हिंदी में देखते हैं। कहता व्यक्ति तथा व्यक्तियों के लघु समूह पर लागू किए जाने वाले निष्कर्ष सदा सही नहीं होते। सर ये भी नहीं आया। मैं कहता हूं मैं सेविंग करता हूं, एक हाइपोथेटिकल, एक जो काल्पनिक है या फिर कह सकते हैं एक वास्तविक मान के हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं कहता हूं कि भाई हम कहते हैं कि यार मतलब हमारे लिटरली जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं सेविंग करो, कहते हैं कि पैसा बचाना सीखो बेटा, अब फ्यूचर में बहुत सारी हमें ज़रूरतें पड़ सकती हैं अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो। चल रहा ना आजकल की मैं कल की चिंता नहीं करता, इतनी सेविंग्स हैं मेरे पास, मेरी तो थोड़ी परसों के लिए दिक्कत है। तो कहता मैं इसके लिए जो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि व्यक्ति या व्यक्तियों के लघु समूह पर, मतलब अगर आप किसी एक इंसान के लिए बात करते हैं या फिर आप एक छोटे से स्मॉल से ग्रुप के लिए बात करते हैं, लघु समूह के लिए बात करते हैं, तो जो बात उनके लिए सही हो सकती है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही हो। एग्जाम्पल, हमारी माँ कहती है कि बेटा सेव किया करो, क्योंकि मुझसे सेविंग जनरली ज़्यादा होती नहीं है, कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि सेव किया जाए। आप लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए भाई, ठीक है, देखा जाएगा, शुरुआत है। तो हमसे हमारी माँ ने, मुझसे मेरी माँ ने कहा कि बेटा सेविंग किया करो, क्योंकि सेविंग्स एक अच्छी आदत है। एक इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति के लिए ये बात अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर 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 अर्थव्यवस्था का हर बंदा सेव करने लग जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक श्राप जैसा है, एक मतलब ऐसा कि बर्बाद हो सकते हैं हम सारे। ये चीज़ भी आएगी जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो इनकम है उसका हम प्रवाह कैसे करते हैं, उसमें एक टॉपिक आएगा इंजेक्शन और लीकेज वाला, वो मैं बताऊंगा वहाँ पे। तब आप देखना कि अगर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सेव करने लग जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो ये बात यह कहता है कि ये इसके साथ एक इसकी सीमा है कि एक किसी एक व्यक्ति पर या व्यक्तियों के छोटे से ग्रुप पर, लघु समूह पर अगर हम कोई आउटपुट निकाल पाते हैं तो ज़रूरी नहीं हो सबके लिए सही हो। करेला माँ को पसंद है, मुझे नहीं है यार, ठीक है, बढ़िया है। समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्या है, मैं इसको भी फिलहाल क्वेश्चन मार्क डाल के ध्यान है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज क्रिएशन ऑफ ग्रुप इज मोर इम्पॉर्टेंट नॉट ग्रुप हिमसेल्फ। मतलब ये कहता है कि आपका जो ग्रुप है, आपका जो समूह है, ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी रचना होती है। रचना का मतलब है उसकी जो क्रिएशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कैसे होगा मैं इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि समूह की माप से संबंधित कठिनाई, मतलब कहता है कि ग्रुप मोस्ट क्या कहते हैं, ये रहा ग्रुप रिलेटेड मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था, ध्यान रहे कि इसके बाद मुझे ये लिखना चाहिए था तीसरे नंबर पे, फिर ये लिखना चाहिए था, फिर ये लिखना चाहिए था। ये सीक्वेंस सही है। कहता है कि ग्रुप शुड बी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो कि आपके घर में 2 रिश्तेदार आए। आजकल तो थोड़ा सा फैशन थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन मतलब जैसे कि भाई हम जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बेसिकली जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा गांव जैसा है, ठीक है। भाषा थोड़ी खड़ी है क्योंकि थोड़ी जाटों वाली बातचीत है। तो होता क्या है कि हमारे घर पे अगर कोई रिश्तेदार हमारे आते हैं जो कि हम चाहते हैं कि मोस्ट वेलकम है, ठीक है, और अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें सिखाया गया है कि आप कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर लेके जाएं। ये हमारा भारतीय कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे सपोज़ करो कि हमारे घर पे आज 2 अलग अलग रिश्तेदार आते हैं और वो दोनों के दोनों केले ले आए, 1 दर्जन ये लिया 1 दर्जन लिया। मेरी मज़ा आ गया, भाई मुझे जिम जाने से पहले केले नहीं खरीदने पड़ेंगे, मैं खाऊंगा। तो मैं कहता हूँ 1 दर्जन 12 केले ये लाए, 12 केले, कितने केले हो गए, 24। तो ये जो समूह है, बेसिकली हम इसी को समूह कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे इन्होंने जो हमारी मतलब जो हिंदी वाली बुक है उसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर आप बात करते हैं जैसे कि रोचक होने चाहिए थोड़े से, मतलब रोचक और एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करने चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि आपके एक पन्नी में रखे हुए 6 सेब, एक पन्नी में रखे हुए 7 सेब, दोनों पन्नी आपके, तो टोटल कितने सेब हो गए, 13, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट भी है, यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेसिकली। यहाँ पे जो कहते हैं कि कहाँ गया हमारा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी चीज़ है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। फिर दूसरे वाले में एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास 6 सेब और 7 आम होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों फ्रूट्स हैं बेसिकली। अब किसी ने कहा कि भाई 6 सेब और 7 मकान, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है,
6 सेब और 7 मकान। ये कह रहा है सेब के साथ सिगरेट, अजीब नहीं है? तो कहता है कि आपके पास जो भी समूह है, जो भी आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण, पहली बात तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोचक होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग के साथ साथ हैं, मैं कहता हूँ ये आपस में रिलेटेड भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है, इनका जो रिलेटेड है कि ये एक दूसरे से परस्पर, इनमें ना एक संबंध भी अगर होता है तो भी इंपॉर्टेंट होता है, ये चल जाता है इतना, ठीक है। फिर दूसरी बात वो कहता है कि समूह की माप संबंधित कठिनाइयां, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो ग्रुप रिलेटेड मेजरमेंट प्रॉब्लम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट प्रॉब्लम की वो बात कर रहा है। वो कहता है कि जब आप मापते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं, उससे जो संबंधित कठिनाइयां हैं वो किस तरीके से हैं। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि अगर कोई हमसे बोले कि हम आपको 2 मीटर कपड़ा देते हैं और आप 2 मीटर कपड़े को 2 किलो लोहे में मिला दो, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे मिला देंगे? अब कपड़े के अंदर लोहे को रख के, जैसे 2 किलो का बाट है और आपके पास 2 मीटर कपड़ा है, तो आप कपड़े में बाट रख के ले आ सकते हो, लेकिन इनको मिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा है, इनको मिलाना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर इनको मापे कैसे? इनको, ये जो हमने एग्जांपल दिया इससे कि संबंधित, तो इसकी फिर एक लिमिटेशन आती है कि भाई आप मुद्रा, मनी के रेस्पेक्ट में उसको माप सकते हो, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जो इनके दाम हैं, जो इनकी कीमत है, वो भी घटती बढ़ती रहती है। तो ये भी इसकी क्या है, एक सीमा है, ये इसका एक दोष हो सकता है। फिर यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि पैराडॉक्स, ये बहुत ही प्यारा शब्द है फॉर इंग्लिश वालों के लिए, कि बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या है ये। अभी मैं नेक्स्ट जो अभी आएंगे, जिसमें जो नेक्स्ट क्लिप्स आएंगे, इसमें जो चीज़ें हमसे जोड़ेंगे, जब हम धीरे धीरे अभी इसमें जो थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाएंगे, तो इस पैराडॉक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे इस हिंदी में का इसका मतलब है विरोधाभास। और एक अगर मैं आपको बहुत जनरली बताऊं तो ये एक विरोधाभास ही है, ये एक विरोधाभास है मेरे भाई, ये विरोधाभास है। और अगर इसको इंग्लिश में देखो तो यही चीज़ क्या है, एक पैराडॉक्स की तरह ट्रीट होगी। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, तो इस पर भी मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे अगर वापस आते हैं, तो हमने इसे यहाँ पे देखा कि इसमें अगर मैं इसे समूह की अपेक्षा समूह की रचना इंपॉर्टेंट है, तो अब जो भी ग्रुप बनाते हैं, अब जो भी संगम क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसको माप सकें, कुछ ऐसा संबंध बनाएं, ठीक है, आप चीज़ों को माप सकें, मिला सकें। या फिर कह सकते हैं कि अगर आप जो भी समूह या जो भी ग्रुप, आप जो भी कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, रोचक होना चाहिए, और वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट भी होने चाहिए। जैसे मैंने कहा सब्जी, एक मैंने कहा कि 1 किलो आलू और 1 किलो सेब, तो ये भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही खाने की चीज़ें हैं, ऐसा, दोनों ही खाने की चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं इसके दोष, इसके जो दोष हैं बेसिकली, अरे गिरमत भाई टूट गई, इसके जो दोष हैं और इसकी जो सीमाएं हैं, जो डिमेरिट्स और लिमिटेशन हैं, ये कुछ इस टाइप से आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बुक्स आपके पास होती हैं उनमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ अगर नहीं मिलती हैं तो आप ढूंढें। वैसे ये कोई ज़्यादा परेशान करने वाला है नहीं कि भाई इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है इस टाइम पे कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब मैं इसके बाद हम लोग जहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले पैराडॉक्स में दोबारा बताने वाला हूँ, ध्यान दें। अब हम यहाँ बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूज़ क्या हैं, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंस और यूज़ जानना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने जो नोट्स में अपने लिखा हुआ है, किधर गए, हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स को भी जानना है, करैक्टरिस्टिक्स को भी जानना है, और नेचर को भी जानना है। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, और भाई बैठना सीखो। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहते हो कि यार आप कोचिंगों में तो 1 घंटा जाते हो ना कहीं भी, और मैं कहता हूँ आप घर बैठ के पढ़ो, तो प्लीज़ थोड़ा जमे, ठीक है। तो अभी काफ़ी कुछ है, तो मैं नेक्स्ट क्लिप में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल हम लोग यहाँ पे, मैं जिसको लिखूँ बोर्ड पे, तो वो इम्पोर्टेंस एंड यूज़ हैं। हाँ जी, तो अब है हमारे पास क्या, इट्स इम्पोर्टेंस, नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण का महत्व एवं उपयोग, कि ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या उपयोग है। जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी, तब तक हम किसी चीज़ की बारीकी नहीं जान सकते। तो एक एक करके बात करते हैं
कहता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब आप जो अपनी समष्टि परक करते हैं, आर्थिक विश्लेषण, समष्टि परक आर्थिक विश्लेषण करते हैं, उसके माध्यम से, उसकी हेल्प से वी कैन अंडरस्टैंड ए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, वी कैन अंडरस्टैंड ए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, या फिर ये कहें कि यह एक जटिल अर्थव्यवस्था को समझ पाने में सहायक है। मतलब अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेते हैं, तो आप इतने सक्षम हो सकते हैं कि अगर आपको कोई बहुत ही जटिल अर्थव्यवस्था भी हाथ में दी जाए तो आप उसको सुलझा सकते हैं। जबकि जब मैंने अभी देखा था, एक शो के थ्रू देखा था एस्पिरेंट में कि या फिर कुछ सर हैं हमारे जो लिटरली पढ़ाते रहते हैं, जिनसे हम थोड़ा सा मतलब सीखते रहते हैं किसी न किसी वे में। तो उनका ये था कि आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे जटिल अर्थव्यवस्था आपके हाथों में जाने वाली है, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरे में कहता है कि विद दिस वी टेक डिसीजन अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यहाँ पहले मैं इसके ऊपर बात करूँ तो ये कहता है बेसिकली, इसका सेंस ये था कि वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम ये समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि आप एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को किस तरीके से डील करते हैं, कि एक जटिल अर्थव्यवस्था को समझ पाने में सहायक होती है हमारी, अगर आप अपने समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण को करते हैं तो। मतलब अगर आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, तो विश्लेषण करते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ पाने में सक्षम हैं। दूसरा कहता है कि इसके माध्यम से विद दिस वी टेक डिसीजन, मतलब हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, हम यहाँ पे जो एक होता है कि आप किस परिमाण पे पहुंचे, क्या डिसाइड किया है कि विद दिस वी टेक डिसीजन अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज और बिल्ड एज वेल एज, या फिर मैं हिंदी में पढ़ूं, इसकी सहायता से हम जो हमारी आर्थिक नीतियां होती हैं के निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब अगर आप अगर आप ऐसा पढ़ पाते हैं, अगर आप इसको एनालाइज कर पाते हैं, तो जो भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो आपकी आर्थिक नीतियां हैं, आप उससे मिलता जुलता, आप उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, इसलिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम। इसके बाद जो जितनी भी सीक्वेंस चलेगी उसमें हमें नेशनल इनकम के बारे में तो बताइए, तो नेशनल इनकम के राष्ट्रीय आय के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आप आर्थिक विकास किस तरीके से कर पाते हैं। यदि कल को आपके हाथ में, आप ही लोगों में से कोई सक्षम हो जो कि जिसके हाथ में ऐसी भाग दौड़ आ जाए, जिसको अपने मोहल्ले का, जैसे कि मैं चाहूँगा कि मैं पहले अपने गाँव के एक सरकारी स्कूल को डेवलप करूँ, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊँ, ठीक है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें, वो भी बहुत ही कम कीमत में, अगर हम उसेबल होते हैं, अगर हम यहाँ पे सक्सेस होते हैं तो, ठीक है। थॉट्स थोड़े से बहुत बड़े सोचे हैं इस बार, ठीक है, और कोशिश ये वही है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला दिमाग चलाना है, मतलब कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, विद सोशल वेलफेयर मोटिव ज़्यादा इसमें रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखा जाएगा जिस तरीके से भी हम ग्रो कर पाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप आर्थिक विकास के बारे में कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कीन्स का रोजगार सिद्धांत, ठीक है। कीन्स जो भी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि 1930 मतलब जो उस टाइम विश्वव्यापी मंदी आई थी, जो ग्लोबल रिसेशन आया था, उसके बाद जो थ्योरी लिटरेचर में पढ़ाई जाती है, तो हम यहाँ पे जो कीन्स कहते हैं, रोजगार से रिलेटेड जो थ्योरी वो समझाते हैं, जो सिद्धांत वो हमें पढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। आप मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स का, ये जो मॉनेटरी, जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप उनको भी एनालाइज कर सकते हैं, कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ करें, कब करें, कैसे करें। इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं, आप जान सकते हैं चीज़ें किस तरीके से भांपी जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास हो, तो उसके लिए भी आपको मैक्रो पढ़नी पड़ेगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप अपने आपको पर्सनली ले सकते हैं और आपकी पूरी फैमिली आपके विकास में लगी हुई है। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज करते हैं, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज करते हैं, तो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज करते हैं, तो भी आप अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास करने में सक्षम हो सकते हैं। मतलब अब ये इसका जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बैठेगा कि यही है कि वो इनके बीच में लड़ाई करवाते हैं कि माइक्रो वर्सेस मैक्रो करवाएंगे, व्यष्टि वर्सेस समष्टि, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, कैसे रिलेटेड हैं, उस बारे में बात होगी। तो अगर आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चाहते हैं तो भी इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है।
बल्कि जो कुछ इंग्लिश बोर्ड हैं जहाँ पे माइक्रो 11th में पढ़ाई जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे मैक्रो को 12th में पढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट की अपने अपने कंडीशंस हैं थोड़ी सी। अब जैसे कुछ हिंदी बोर्ड्स में 12th में मैक्रो दोनों एक साथ चल रही हैं, और कहीं कहीं ऐसा है जहाँ 11th में पढ़ाई जाती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी अगर आप अपनी वेस्टी अर्थव्यवस्था को डेवलप करना चाहते हैं तो भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को भांपना चाहिए, उसके बारे में उसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इसके फीचर्स।